नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया तो 2022 के चुनाव में सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई हैं। और खबर यह भी है कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी की खबरों के बीच आगामी यूपी चुनाव में उन्हें साधने के लिए बीजेपी ने एक पैनल का गठन किया है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के कई बड़े नेता शामिल हैं। इसका फैसला दिल्ली में बुलाए गए एक ब्राह्मण सभा में लिया गया है। तो अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें जो हैं वो ब्राह्मण वोट बैंक पर हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटा सा पैकेज देखिए। यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मण का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम रहे। वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 बरस तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। हालांकि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर कलराज मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता चेहरा हुआ करते थे, पर सूबे की सत्ता में कांग्रेस की तरह उनकी हनक नहीं रही। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, जबकि सपा से लेकर बसपा और बीजेपी की कई बार सरकारें बनी, लेकिन सूबे को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसी तवज्जो नहीं मिली जैसी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। राजपूत बनाम ब्राह्मण की सियासत। साल 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में से 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर आए थे और इसके बावजूद राज्य सरकार में ब्राह्मणों की हनक पहले की तरह नहीं दिखी। सूबे के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 प्रतिनिधि ब्राह्मण समुदाय से हैं। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और ब्रिजेश पाठक जैसे ब्राह्मण समुदाय के मंत्री सरकार में शामिल हैं। इसके बावजूद विपक्षी योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाकर उन्हें अपने पाले में करना चाहता है। यूपी में ब्राह्मण सियासत। कांग्रेस के राज में ज्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय के बने, लेकिन बीजेपी के उदय के साथ ही ब्राह्मण समुदाय का कांग्रेस से मोहभंग हुआ। यूपी में जिस भी पार्टी ने पिछले 3 दशक में ब्राह्मण कार्ड खेला, उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया, जबकि सपा बसपा को 5-5% ब्राह्मण वोट मिले। कांग्रेस को लगभग 11% ब्राह्मणों ने वोट दिया। 2019 लोकसभा में बीजेपी को 82% ब्राह्मणों ने वोट किया, लेकिन सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को महज 6% ब्राह्मण वोट मिले। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान। 2017 यूपी विधानसभा में बीजेपी को 80% ब्राह्मणों ने वोट किया। यूपी में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिनमें 46 विधायक बीजेपी से बने थे। वहीं 2012 विधानसभा में जब सपा ने सरकार बनाई थी, तब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे। सपा के टिकट पर 21 ब्राह्मण समाज के विधायक जीत कर आए थे। 2007 विधानसभा में बीजेपी को 40% ब्राह्मण वोट मिले थे। 2007 में बीएसपी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का सफल प्रयोग किया था, जिसे बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था।
यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मण महत्व दिया था, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही है। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। न्यूज डेस्क, एएनबी न्यूज। तो लगातार अब ब्राह्मणों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की सभी राजनीतिक दल जुगत में लगे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास ही आएंगे। जो खबरें सामने निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक की है और इस बैठक में 4 सदस्यीय एक टीम, ब्राह्मणों की एक टीम तैयार कर रही है, जो कि आउटरीच प्रोग्राम को कवर करने के लिए ये 4 सदस्यीय टीम होगी। तो क्या ये माना जाए कि वास्तव में जो विपक्ष इस बात को कहता है कि ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो ब्राह्मणों को मनाने के लिए इस टीम का गठन किया जा रहा है? देखिए, मैं आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि 4 ब्राह्मण बैठे हैं। कल को विपक्ष पार्टी यही कह देगी कि यही चारों पार्टियों ने, चारों प्रवक्ता, पुरोहित जी भी ब्राह्मण हैं, हिमांशु वाजपेयी जी भी हैं, एंकर भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूं। ये कोई मीटिंग हुई होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विषयों पर नहीं रखती है और सभी वर्ग का, सभी जाति का, सभी धर्मों का बराबर से न्याय मिले, सम्मान मिले, इसकी पूरी कल्पना है और अंत्योदय के काम पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने पिछले बार भी आपके चैनल पे कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। मैं खुद ये बात कहना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरणों के आधार पर नहीं लड़ते हैं, ना लड़ रहे हैं। हम केवल और केवल विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जातिगत समीकरण हैं, चुनाव लड़ने में हम सब लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यदि कोई पर्टिकुलर वर्ग कहीं किसी तरीके से नाराज भी है तो उसको मनाने के लिए पूरा प्रयास रहता है। चुनाव की ये एक परमानेंट कार्यक्रम रहता है, तो उसमें हो सकता है कोई बैठक हुई हो, बट कोई ऐसा मूलभूत और ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं आया कभी। शुभेंदु जी, सबका साथ सबका विकास, ये लिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में अच्छा तब लगता है जब ये जमीनी स्तर पर दिखे, तब ये अच्छा लगता है। दिखना चाहिए, जो कि दिखता नहीं है। और मैं इस पे भी जवाब दे देता हूं। ठीक है, दे दीजिएगा। हम आपको नाम बता दें। दरअसल आप कह रहे हैं कि शायद आपको जानकारी नहीं है। जो बैठक हुई है, बैठक में जो कि केंद्रीय मंत्री हैं शिव प्रताप शुक्ला और महेश शर्मा, भाजपा के नेता जो हैं वो अभिजीत मिश्रा और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राम भाई मोकारिया, इन 4 लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं। जो हमारे सूत्र हैं, सूत्रों के अनुसार अगर जिक्र करें, जो 4 सदस्यीय टीम बन रही है, यही वो 4 लोग होंगे जो कि पूरा अब विधानसभा चुनाव को लेकर के खाका तैयार करेंगे। और जो बात कही जा रही है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, उनको मनाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। नहीं, मैं एक चीज कहूंगा इस पे। लगभग 23 कमेटियां अलग अलग यूपी के चुनाव में अलग अलग काम देख रही हैं, किसमें 8-9 कमेटियों में तो मैं भी हूं। अब ये सब चीजें तो यूपी के चुनाव पे हम सब लोग करते ही हैं। कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या करना है, उसको इतना बड़ा करने की बात नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास जो हम कहते हैं वो सोचते हैं और वो करते भी हैं। ठीक, इसमें हमने कहीं भी चुनाव में नहीं कहा कि हम ब्राह्मणवाद को बढ़ाएंगे, हम शेड्यूल कास्ट को नीचे करेंगे, या हम किसी ठाकुरवाद को लेके आएंगे। कोई हमसे कल की टीवी चैनल पे कह रहा था कि भाई योगी जी ठाकुर हैं, इसलिए सब ठाकुरों का ट्रांसफर हो जाता है और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो मैंने नहीं, वो तो आप भी आरोप लगाते रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, वो आप भी आरोप लगाते रहे हैं पिछली सरकारों में। हमने कहा योगी जी जब आए थे योगी बनने, तो वो अपना पिंडदान लेकर के आए थे। योगी को समझ लो पहले क्या होता है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हो, सब छोड़ के आए सब।
अपना खुद का पिंडदान करके आए हैं, ऐसा भारतीय धर्म में कहा गया है। और उसके बाद भी लोग उसको जातिगत समीकरण में इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि उससे हमारे विपक्षी लोगों को फायदा होता है। कुछ भी कहेंगे। और चुनाव का माहौल है, किसी को सब सावन के अंधे हैं उनको हरा हरा दिख रहा है, किसी को केसरिया केसरिया दिख रहा है। हम सभी झंडों को, सभी कलरों को लेके आगे चल रहे हैं, और आने वाला समय हमारे को जनता, एक एक व्यक्ति विकास के कारण हमको जिताएगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अगर पिछले चुनावों के जो समीकरण थे या जो वोट बैंक, जो वोट पड़ा, मतदान हुआ, उसके आंकड़े देखे जाएं तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ब्राह्मणों का झुकाव रहा है, और अब आप लोग ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि ब्राह्मण उनसे नाराज है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को 6 मुख्यमंत्री आपने दिए, ब्राह्मणों के लिए वास्तव में अगर किया तो आपने बहुत कुछ किया है, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी इस बात को मानेंगे, लेकिन वजह क्या है कि आज ये वर्ग आपसे नाराज नजर आ रहा है? पांडे जी, इतिहास में देखेंगे, इतिहास को नजर उठाओगे तो हजारों साल से धर्म की, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जीवन होम किया है ब्राह्मणों ने। आज जितने भी मंदिर, जितनी कल्चर, जितना समाज का निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। आप देखिए, ज्ञान और त्याग की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप अब राजनीति की बात करते हैं, 69 इयर्स का जो चुनावी इलाका देश में हुआ है, चुनाव हुए, लोकतंत्र हुआ है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पे बाद में जाऊंगा, मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ 7.5 साल में सबसे ज्यादा। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्याएं अगर हुई, निरीह ब्राह्मणों की भी, तो ब्रह्म हत्या प्रदेश बनाया भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार ने। ठाकुरवाद अगर सबसे ज्यादा चल रहा है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में, हिमाचल प्रदेश की सरकार में, तीनों राज्यों में ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का दिल खोलकर साथ दिया। क्यों दिया? इनकी नीतियों के कारण, एक ही कारण से दिया कि धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आए। इन्होंने कहा धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदूवाद की रक्षा करेंगे और हमारी संस्कृति को बचाएंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा किया, ब्राह्मणों के साथ धोखा किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बना के, पुराने हजारों साल के वो पत्थर जिनकी अहमियत होती है, जिनके अंदर मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक करंट होता है, उनको नष्ट करके इन्होंने नया कॉरिडोर बनाया। बनाना अच्छा किया, लेकिन उनको नष्ट नहीं करना चाहिए था धरोहर को। उसके बाद अर्न्स्ट एंड यंग विदेशी कंपनी को संचालन के लिए दे दिया। क्या ब्राह्मण संचालन नहीं कर सकते मंदिर का? ये आप जवाब लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बना के पंडित पुरोहितों को सबको सड़कों पर लाए, उनकी इतनी बेइज्जती कराई, उनका सम्मान खराब किया इन्होंने, और फिर डर के मारे वोट की राजनीति आई, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। क्यों किया? अगर आप सही थे तो नहीं करते। आप में इतनी हाथ में 56 इंच का सीना था, ब्राह्मणों को और कुचल देते, और कुचल सकते हो आप। अभी कुचलने का और प्रयास करके देखिए। जब जब ब्राह्मणों को कुचला गया, वो पार्टी हो चाहे राजा हो, उसकी सत्ता चली गई। कांग्रेस ने जब जब ब्राह्मणों का साथ लिया, कांग्रेस सत्ता में रही। जब से कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दरकिनार किया, कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। बसपा को भी ब्राह्मणों का साथ लेना पड़ा ब्राह्मणों के लिए। अपशब्द कहते थे काशीराम जी मायावती, पर ब्राह्मणों के आगे झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। आज मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मणों के प्रति जो अन्याय किया है, ब्रह्म हत्या प्रदेश इन्होंने किया है। 3 मुख्यमंत्री बदले आपने उत्तराखंड में, एक ब्राह्मण नहीं बनाया आपने मुख्यमंत्री। आज आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। ब्राह्मण जहां जाएगा आपको पता लग जाएगा 2 महीने बाद चुनाव। ब्राह्मणों को आप वोट बैंक मत समझो। ब्राह्मण नेतृत्व देता है समाज के निर्माण का, खुद का जीवन होम करता है, पैसे के लिए नहीं भागता ब्राह्मण। अगर सत्ता में ब्राह्मण रहा तो सबसे ज्यादा पैसे वाला ब्राह्मण होता देश में, लेकिन ब्राह्मण सत्ता के पीछे नहीं भागा, इसलिए आज सारी पार्टियां ब्राह्मण के पीछे भाग रही। और पांडे जी आप याद रखिएगा, ब्राह्मण क्यों याद आ रहे हैं इनको? अगर आप कह रहे थे बड़े नेता, अगर बड़े नेता होते हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या जरूरत थी उनकी मीटिंग करने की, कमेटी बनाने की? ब्राह्मणों के अगर बड़े नेता होते तो ब्राह्मणों का कल्याण किया होता, विप्र कल्याण बोर्ड बनाया होता। ब्राह्मणों की आजीविका छीनने का काम ये नहीं करते। इसको कांग्रेस बीजेपी से मत जोड़िए, कांग्रेस बीजेपी बाद में आएगी। कांग्रेस में तो ब्राह्मणों का पूरा संचालन रहा, ब्राह्मण पूरा कांग्रेस के अंदर हर तरह से सर्वोच्च रहा, लेकिन जब से दरकिनार किया, आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी का हाल होने वाला है के बाद। चलिए ठीक है, हिमांशु वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। ठीक है, आते हैं शुभेंदु जी, एक कमेंट ले लेते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, दलित, पिछड़े
और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले क्या इस बात को अब जान गए हैं? जिस तरीके से वरुण जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिसके साथ होगा, ये वर्ग जिसके साथ जाएगा सत्ता में वही आएगा, तो क्या अब जो दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक की जो बात करते थे वो ये जान गए हैं इस बात को बखूबी, और यही वजह है कि अब इस वोट बैंक को केंद्र बिंदु मान रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अवस्थी जी ने चूंकि शुरुआत में एक बात कही कि योगी जी अपना पिंडदान करके आए हैं और तमाम उनके शान में कसीदे भी पढ़ते नजर आए। मैं यहाँ पर सभी हमारे ब्राह्मण साथी बैठे हैं, मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैसियत से शपथ ली थी। उसके बाद हमारे पुरोहित जी भी बैठे हैं, अवस्थी जी भी बैठे हैं। आपको याद होगा कि कुछ महापुरुषों की छुट्टी, उनके नाम के जो अवकाश थे उनको रद्द किया गया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम के जो अवकाश था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था, उसको भी रद्द करने का काम किया। और ये बताकर रद्द था कि सरकार बनने के तुरंत बाद जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मानसिकता ब्राह्मणों के प्रति उजागर की। अवस्थी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान परशुराम महापुरुष थे तो रामायण और रामचरितमानस का पाठ हम सभी करते हैं और हर एक ब्राह्मण उससे परिचित है। क्या उस रामचरितमानस या रामायण के अंदर भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद है या नहीं है? और भगवान परशुराम क्या विष्णु जी के भगवान राम से पूर्व के अवतार हैं या नहीं है? यदि हैं और यदि वो संवाद रामायण के अंदर है तो भगवान परशुराम महापुरुष कैसे हो सकते हैं? और यदि भगवान परशुराम महापुरुष है तो भगवान श्री राम भी महापुरुष की श्रेणी में आने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अवकाश रद्द करने पर भी इस प्रकार की जातिगत द्वेष अपने अंदर उत्पन्न, अवस्थी जी नहीं बोल पाए इस पे, क्योंकि अवस्थी जी उस वक्त भी नहीं बोल पाए थे। हम ये नहीं कह रहे, हम अवकाश के पक्ष में नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं भी अवकाश नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं साहब, अवकाश नहीं होना चाहिए, महापुरुषों की जयंती पर काम होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, तो फिर एक ले दे के भगवान परशुराम ही मिले आपको, वो भी हमारे भगवान को आप महापुरुष बनाकर उनकी छुट्टी रद्द करने का काम करते हैं। पहली तो ये इन्होंने जातिगत भावना ब्राह्मणों के प्रति उसी दिन उजागर कर दी जिस दिन इस प्रकार का कुकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 2 महीने के बाद आप सबको याद होगा रायबरेली में हमारे 5 ब्राह्मण साथियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उस वक्त हम लोगों ने लखनऊ स्थित जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन भी किया था, मूक प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनको न्याय देने में यह सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो 1 घंटे का समय कम लगेगा जितने ब्राह्मणों की, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में हुई हैं। और उन पर क्या कार्रवाई हुई है ये अवस्थी जी अभी बता नहीं पाएंगे अगर मैं पूछ दूं तो। और सबसे गंभीर बात मैं आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को माफिया सिर्फ 2 जगह नजर आते हैं, या तो मुस्लिम या ब्राह्मण। और मैं यहां बैठकर पुरोहित जी की बात से अपने आप को कनेक्ट करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत है, उत्तर प्रदेश सरकार की हैसियत है, तो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करें। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो सूची उत्तर प्रदेश सरकार की हैसियत नहीं है जारी करने की, क्योंकि अगर मुकदमों की गिनती के आधार पर माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश की सरकार जारी करेगी तो उस सूची में मैं बता रहा हूं टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ वो लोग नजर आएंगे जिनको आजकल योगी जी अपने सिर पर लिए घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए। और एक पक्षी कार्रवाई आप करते हैं, एक पक्षी। आप देखिए विकास दुबे निश्चित रूप से अपराधी था और अपराधी के साथ जिस प्रकार का रवैया होना चाहिए उस प्रकार का रवैया हुआ, हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं उस बेटी खुशी दुबे की बात करना चाहता हूं। अवस्थी जी बताएं उसका क्या अपराध है? क्या एक अपराधी की पत्नी होना, यदि पत्नी होना कानूनन अपराध है तो फिर अजय मिश्रा के पुत्र के अपराध की सजा अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं दी जा रही है? यदि खुशी दुबे, अमन दुबे के अपराध की वजह से आज जेल में है तो फिर
अभिषेक मिश्रा के अपराध के कारण अजय मिश्रा टेनी जेल में क्यों नहीं है? देखिए, ये इन लोगों की भावना प्रारंभ से ब्राह्मणों के विरुद्ध रही है और अब ये जान भी चुके हैं निश्चित रूप से कि ब्राह्मण इनके खिलाफ है। और पुरोहित जी का जो कहना है, मैं उससे अपने आप को फिर जोड़ता हूं कि ब्राह्मणों ने हमेशा जो भी सरकार बनाई है उसमें ब्राह्मणों का अहम रोल रहा है। चाहे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। अरे ये लोग तो वो लोग हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी संघर्ष करते हैं, गली गली घूमते हैं, साइकिल लेके घूमते हैं, स्कूटर लेके घूमते हैं, पसीना बहाते हैं, इनकी सरकार बनवाते हैं और सरकार बनवाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनता है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का क्या होता है? ये पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अवस्थी जी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कम से कम योगी जी से यह बात अवश्य पूछ ले कि भगवान परशुराम महापुरुष है या भगवान है? ठीक है, पूछ लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, बड़े बड़े आरोप समाजवादी पार्टी ने लगा दिए आप पर, आपने सुने, और जिस तरीके से ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बसपा का जिक्र करें या कांग्रेस का जिक्र करें, वो भी यही आरोप लगाती है कि आप ब्राह्मणों को लेकर के चले नहीं हैं 5 साल, और अब जब चुनाव का समय आया है तब एक बार फिर से उनको हितैषी अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत छोटी बातों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हिमांशु जी भी पसीना आ गया, पुरोहित जी को गर्मी आ गई, और पुरोहित जी ने को तो हमको ऐसा लगता है कि पूरे भारत के ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बना के और चीफ मिनिस्टर भी बना देना चाहिए। जिस जिस राज्यों में सरकारें आती रहे ब्राह्मणों की, ये सब जब हम लोग देश के विकास पे बात कर रहे हैं तो हम इतने छोटे हो जा रहे हैं। जहां जहां जिसको जो फायदा मिल रहा है, यदि सपा में जिन्ना के नाम लेने से फायदा मिल रहा है तो ये जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। सर आ गए, छाया है, आ गए होमवर्क पे। ओवैसी साहब के ऊपर रू पे, ओवैसी साहब के ऊपर तो रू है उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिन्होंने जिंदगी भर कभी ब्राह्मण वर्ड नहीं बोल पाए ठीक तरीके से। राहुल गांधी जी वो जनेऊ डाल के घूमते हैं और प्रियंका जी जगह जगह मंदिरों में बैठती हैं और ब्राह्मण है। अवस्थी जी, आप भी बनो ब्राह्मण। अरे सुनो, आप जो बातें कर रहे हैं ब्राह्मण ही कर सकता है सर, संजीदा बातें। मैं ब्राह्मण से पहले पहली बात तो भारतीय ये हूँ, चर्चा ब्राह्मण से पहले भारतीय हूँ। चर्चा जिन्ना और ओवैसी पर नहीं हो रही है। ब्राह्मणों, आप सिर्फ इतना इसीलिए बता दीजिए फर्क कि नहीं है भगवान खाली हमारा परशुराम महापुरुष थे कि क्या नाम भगवान बोलो? थे। और योगी जी से शुभेंदु जी, पूछने ठीक है, शुभेंदु जी और वरुण जी, आप दोनों लोगों को यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कोल्ड स्टोर पर पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और सीधी तस्वीरें ये करनाल से आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी उनको जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोल्ड स्टोर के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जब दोनों लोग बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांति से मुस्कुरा के सुन रहा था। नहीं, सुनेंगे, ये लोग भी सुनेंगे। अब हम बोलिए। हाँ, क्योंकि डिबेट में हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, विषय चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं पहले भारतीय हूं, पहला इंडियन हूं, फिर मैं जिस राज्य में रहता हूं, जिस राष्ट्र में को जिस जाति से पैदा हो गया हूं, मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं, इसमें मेरा गुरूर नहीं है। मेरा गुरूर इस बात का है कि मैं भारतीय हूं। और भारत को कितने पार्ट में बांटोगे आप सब लोग? और मैं आज भी ये कह रहा हूं, आपको वो सब चीज दिखाई दे दिया। विकास दुबे, चूंकि दुबे थे इसलिए शायद आपको कम क्रिमिनल लग रहे थे। जब वो लोगों को मार रहे थे तब आपको क्या हुआ था? हमने उनका पक्ष लिया ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ हिमांशु जी, आज तक ब्राह्मणों के लिए आपने खाली हाथ बढ़ाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनडी तिवारी जी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, इसलिए चीफ मिनिस्टर थे, उनको ब्राह्मण नहीं बनाया गया। बिल्कुल गलत है। आप मैं बार बार कहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों, हिमांशु जी सुन लो, मैं आपका बात सुनूंगा ना, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने और हमने ये जाति और धर्म की बात खत्म कर दी, देश की बात चालू करी, तो ये सब लोग
जो कि आपकी राजनीति खत्म होती है। आप यादवों की बात करते हो, आपने पूरे महकमे में, पुलिस का महकमे में केवल और केवल यादवों को लाए, तो हमने क्या कहा आपको कि आपने विशेष जाति के लोगों को बढ़ावा दिया। आपने चुनाव भी एम और वाई से लड़ा, मतलब मियाँ हो या यादव हो, बसपा ने एसटी हो या ब्राह्मण हो, और कांग्रेस का तो चरित्र ही पिछले 125 सालों में सबको मिलाकर एक खिचड़ी बना के आगे बढ़ने का था, जिससे जब जब आप लोगों को फायदा हुआ आपने फायदा किया। और सुनो, ब्राह्मणों ने यदि कभी अत्याचार किया है तो उसको भी मैं कहता हूँ, और योगी जी के काल में 7 सालों में, मोदी जी के काल में जितना धर्म का विकास हुआ, आप लोगों ने 70 सालों में 1% भी कर दिया होता तो समझ में आता। आज पूरे पूरे लोग जो गोल गोल टोपी में घूम रहे होते थे, और टोपी में आपके लोग सफाई में घुमा करते थे। वरुण जी आते हैं आपके पास। करिए आप लोगों को, वरुण जी को भी शर्म आनी चाहिए और हिमांशु जी को भी शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े टीवी चैनल पर ब्राह्मणवाद के ऊपर डिस्कशन करते हुए। देखिए ब्राह्मण आ रहे हैं वरुण जी आपके पास आ रहे हैं। शुभेंदु शेखर जी, ये पहले भी मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे देश में कोई लाख दावे कर ले और लाख प्रयास कर ले कि चुनावों को जातिगत समीकरण से नहीं किए जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे, कोई पार्टी ये दावा कर ले कि हम जातिगत समीकरण के अनुसार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा। वो चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो। जातिगत 2 मिनट में समझ आऊंगा। बिल्कुल आ रहे हैं। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए आप टिकट देते हैं, अपने कैंडिडेट उतारते हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए आप सम्मेलन करते हैं, विशेष वर्ग के सम्मेलन करते हैं। पिछड़ा सम्मेलन आप क्यों कर रहे हैं? दलित सम्मेलन आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण सम्मेलन आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको आप सभी को एक नजरिए से देख रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, सभी पार्टियों के लिए मैं बोल रहा हूं। शुभेंदु शेखर जी सुन लीजिए, फिर बताइएगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, अगर एक चश्मे से देख रहे हैं, आप एक नजरिए से सभी को देख रहे हैं, तो आप एक सम्मेलन करिए, किसी का नाम मत दीजिए। आप क्यों कह रहे हैं कि दलित मोर्चा है ये? आप ये क्यों कर रहे हैं पिछड़ा मोर्चा है? आपके नेता नहीं जा रहे हैं? कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? आप बताइए मुझे। आप 3 लोग बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीनों पार्टियों के लोग बताएं कि कौन सी ऐसी पार्टी है तीनों में जो कि अलग अलग समुदायों के, अलग अलग वर्गों के सम्मेलन नहीं करती हो। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, चुनाव का रिक्वायरमेंट है ये। और जातिगत समीकरण जब तक भारत में रहेगा और हिमांशु वाजपेयी और वरुण पुरोहित जी टाइप के लोग रहेंगे, तब तक आप जाति से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। आज भी ये हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कहीं बैठे हुए, ये आज क्या बात कर रहे हैं? हिंदुओं में भी बंटवारे की बात कर रहे हैं। हिंदू की बात करते हैं आप, और क्यों नहीं बात करूंगा मैं? काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं बात करूंगा मैं? आप जब गोली चलाई थी हिंदुओं के ऊपर नहीं है क्या था? शुभेंदु शेखर जी केवल हिंदुत्व नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, आप बोल चुके हैं, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे आपके पास, वरुण जी आपके पास आएंगे। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर देश चलता है, इसमें हिंदू या किसी विशेष धर्म को लेकर के नहीं चला जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में भाई हैं। अगर इसी तरह पार्टियां इसी तरह जिस तरीके से कर रही हैं, अगर यही हालात रहा तो आने वाला समय वास्तव में देखने लायक नहीं होगा। ये किसी से छिपा नहीं है। वरुण जी आपके पास आएंगे। पांडे जी, सबसे पहले जवाब दे दूं, 125 साल से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस में निकली हुई है, सारे कांग्रेस के आदमी ले लेके सरकारें बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? आप पैदा कर लेते, आप तैयार कर लेते, आप प्रमोट कर लेते अपने कार्यकर्ताओं को। आप बार बार कांग्रेस का नाम लेते हो, कांग्रेस के आदमी क्यों चुराते हो? कांग्रेस के आदमी क्यों इंपोर्ट करते हो? कांग्रेस के आदमी अगर कांग्रेस ऐसी थी तो बार बार बताइए। आप योगी जी ने किया, योगी जी ने संन्यास लिया, सन्यासी को आता है वापस राज में, वापस आता है वर्ल्डली लाइफ में। क्यों सर? योगी जी कहने से वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, योगी जी कहने से वोट, सन्यासी पहाड़ पे जाता था, योगी जी कहने से वोट मिला, समाज में रहकर काम करता है। मोदी जी को क्यों डोला रहे हैं गली गली में? क्यों ले जा रहे हो मोदी जी जिले में? योगी के नाम से ले लो वोट फिर उत्तर प्रदेश में। वो आप फिर खुद मान रहे हो, हिंदुओं की बात नहीं करते आप। जो मुसलमान करते हो, मुसलमान आक्रांताओं से लड़ने का काम भी ब्राह्मणों ने किया, आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। आपकी पार्टी तो पार्टी आप एक आदमी का नाम बताओ आपके जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसके नाम से वोट मांगो, अपने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वोट मांगो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से वोट, वो भी दोनों ब्राह्मण थे,
वो भी दोनों ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मण थे, ये बाई चांस की बात है। अटल जी की सरकार ब्राह्मण थे, 70 साल अटल जी के थे। अटल जी भी क्या बेकार थे? खाली मोदी जी अच्छे, हर बात में मोदी मोदी करे। आपने सर्वनाश कर दिया देश का, धर्म का, समाज का, इकोनॉमी का सर्वनाश हुआ है 7.5 साल में। विजय, आपको तो इकोनॉमी आप जागो क्यों निकाला? सीताराम के खिलाफ टिप्पणी की आपने गजेंद्र झा को क्यों निष्कासित किया भारतीय जनता पार्टी? बताइए मुझे ये बात, क्यों नहीं सीताराम मांझी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया? इतना गुस्सा नहीं कर सकते। यह है ब्राह्मणों की कमी, ब्राह्मणों के आवाज नहीं उठा सकते हो, पार्टी पहले करते हो, इसलिए सर्वनाश होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप इतना शाप मत दो यार, उसकी तरह ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों के हर चीज में ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हो। ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा की है, आपने कौन से आरएसएस में जाके धर्म की रक्षा की? कौन से मंदिर में आपके योगी जाके पूजा करते हैं? बताइए, सारे मंदिरों को इंटैक्ट किसने रखा? हिंदुस्तान के सारे मंदिरों को इंटैक्ट रखने वाले ब्राह्मण। ठीक है, बात कर रहे हो आप वरुण पुरोहित जी, आप उस बात से ऊपर निकलो, बड़े हो गए हो। सबका विकास करते तो ब्राह्मणों के विधायक लिए आपने वोट लिए, ब्राह्मणों का विकास भी करते, विश्व कल्याण बोर्ड बनाते आप, क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं उत्तराखंड में ब्राह्मण मुख्यमंत्री? क्यों नहीं मुख्यमंत्री ब्राह्मण? सारे ठाकुर क्यों? समाज का प्रवक्ता होना चाहिए था, और क्या बदलने बदलते दूसरी जाति का तीनों में से किसी को, तीनों राज्यों में ठाकुरी क्यों हो? तो फिर आप क्यों नहीं हो राज्यसभा में? तो आप क्यों नहीं हो राज्यसभा में? अवस्थी जी, आप क्यों नहीं हो राज्यसभा में? हेलो, सोनिया गांधी से राहुल गांधी में मत जाओ। ब्राह्मणों की बात है, अभी आपके विषय क्या है? कोई टीवी चैनल है डिस्कशन कर रहा है, आप विषय पर हो, विषय पर हो आप। अच्छा तो सुनिए, तो राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी ओके थे, इंदिरा गांधी जी ने शादी क्यों करी? अबे उस पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्यों गांधी परिवार? आप ये ब्राह्मण का आचरण नहीं होता, ब्राह्मण का आचरण एक परिवार को कोसने का नहीं होता, ब्राह्मण का आचरण नहीं होता है किसी को कोसने का। ब्राह्मण त्यागी होता है, त्यागी। त्याग करना सीखो, त्याग करना सीखो। आपने क्यों नहीं ब्राह्मणवाद के ऊपर छोड़ दिया था इंदिरा गांधी का साथ? क्यों साथ में चिपके हुए थे इतने ब्राह्मणवादी? निष्कासित करते हैं सीताराम मांझी के स्टेटमेंट पे। क्यों? सीताराम मांझी के स्टेटमेंट का आपने निंदा नहीं की, आपने झा को बाहर निकाल दिया। आपने इंदिरा गांधी जी की निंदा करी क्या जब उसने दूसरे धर्म? अरे इंदिरा गांधी ने तो पहुंचा दिया आपको। आप यार, इंदिरा गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी जी ने जब दूसरे धर्म में शादी करी नहीं होती है तो आज मोदी जी ने लेके वो कांग्रेस के जमानों के विमान और बोफर्स तोपे युद्ध नहीं जीतते, उससे चुनाव नहीं जीतते। अब इंदिरा गांधी की एक हथियार नहीं जीते अभी तक। मैं तो चाइना रुकिया देश के अंदर क्या है? अब आप चाइना का उस समय भी आप अमेरिका करते थे, आज भी अमेरिका करते हो। चलिए ठीक है, अभी तक आप ब्राह्मणवाद कर रहे थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, आप सारे नेता आपके मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, वरुण पुरोहित जी, ठीक है, आ गई आप दोनों की बात, आ गई आप दोनों लोगों की बात आ गई। जिस तरीके से आप दोनों लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना गुड़ा भाग लगा करके ही चुनाव में उतरती हैं, मैदान में उतरती हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे जो हमारे अवस्थी जी ने अभी कहा कि पुरोहित जी और हिमांशु वाजपेयी को शर्म आनी चाहिए कि वो ब्राह्मणवाद पर बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आपको स्वयं के ब्राह्मण होने पे शर्म आनी चाहिए, और आपको शायद ना आ रही हो, लेकिन हमें आज आ रही है कि आप ब्राह्मण हैं। हमें शर्म आ रही है आपके ऊपर कि आप ब्राह्मण हैं। अगर हिमांशु वाजपेयी या पुरोहित अपने ब्राह्मण के ऊपर बात करेंगे तो हमें शर्म आनी चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है सवाल करने की योगी आदित्यनाथ से, और आप हमें कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी छत्री माफिया हैं, उनकी घरवालियों को, उनकी पत्नियों को बंद करिए, जैसे आपने अमन दुबे की बहू को, खुशी दुबे को बंद किया है, अगर आपकी हैसियत है तो। वरना ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाना बंद करिए। अरे सत्ता के लोभ में आप इतना अंधे हो गए, इतना चाटुकारिता पर उतर आए कि आज आप और हम पुरोहित जी को सिर्फ इसलिए कोस रहे हैं कि हम अपने ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, ब्राह्मणों के विकास से कुछ नहीं होगा। हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु वाजपेयी जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए एक सेकंड। हिमांशु जी, हिमांशु वाजपेयी जी, शुभेंदु शेखर जी ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, शुभेंदु शेखर जी ये कह रहे हैं कि वास्तव में राजनीति में किसी एक विशेष धर्म या संप्रदाय को लेकर के नहीं चलना चाहिए, और ये सच है
ये कह रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। आपको हिंदू हिंदू वाले अभी भी चुनाव का रिक्वायरमेंट है, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी बात को, बना लो ना। आपका रिक्वायरमेंट है चुनाव का, आपने कहा हिंदू हिंदू बोल रहे हो आप। भैया सुनो, हिंदू मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है और अपने देश को अपना देश मानता है वो हिंदू है, चाहे वो धर्म के हिसाब से मुसलमान हो। समाज को साथ लेकर चलने वाले बनते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग में मंत्री ढूंढते हैं, पिछड़ा वर्ग के बनाएंगे, देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि विपक्ष विरोध कर रहा है क्योंकि हमने पिछड़ा वर्ग के मंत्री बनाए हैं। ये बात कर रहे हैं सबको साथ लेकर सबके साथ चलने की। पूरे विश्व का कल्याण की बात करो और दलित का और दलित का और पिछड़े वर्ग का विकास इसलिए किया गया कि वो एक्चुअली नहीं, आपने 7 मंत्री जब बनाए तो आपने बिल्कुल पिछड़ा वर्ग क्यों आपने बार बार ओबीसी 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 क्यों करते हैं किया कि आज भी 70 सालों तक कांग्रेस ने जिसको पिछड़ा कहा, जिसको अटल जी ब्राह्मण थे, उनको क्यों डिसेंट बोल रहे हो? 70 साल में 7 साल अटल जी थे, आप अटल जी को क्यों जोड़ रहे हो? भारतीय थे, आप अटल जी को कोई ध्यान नहीं है। 70 साल में अटल जी नहीं थे, अटल जी नहीं थे, अटल जी नेता ही नहीं थे, देवगौड़ा नहीं थे। हमने ये कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आप अटल जी को भी आप दोषी ठहरा रहे हो, पागल अटल जी को भी दोषी ठहरा रहे हो आप। नहीं, ऐसा क्या मोदी प्रेम हो रहा है आपको? अटल जी भी अच्छे नहीं लग रहे आपको? अटल जी अच्छे थे इसलिए प्रधानमंत्री बने, वो ब्राह्मण थे। 70 साल में अटल जी नहीं अब देंगे? क्यों नहीं समझ में आ 70 रहा? साल में अटल जी नहीं दे, 70 साल में अटल जी नहीं देंगे? अरे सुनो, तो मैं वही कह रहा हूँ, अटल जी एक अच्छे व्यक्ति थे इसलिए प्रधानमंत्री बने, सभी पार्टियां उनको मानती थी। एक ब्राह्मण थे इसलिए प्रधानमंत्री बने नहीं। अच्छी महिला थी तो प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी भी अच्छे व्यक्ति थे तो प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी भी अच्छे व्यक्ति थे तो प्रधानमंत्री बने, नरसिंह राव जी भी बने। इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? हिमांशु वाजपेयी जी, मुलायम सिंह भी एक अच्छे आदमी थे, पर वो यादव थे, बहाने पर लाकर खड़ा कर क्या है? प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। होता है उस संत समागम में एक संत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को गाली देता है, और वो गाली देता है जो हम और आप इस चैनल पर बैठ के बोल नहीं पाएंगे। एक संत समागम होता है, अच्छा, आपने इस देश को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं पूछता हूँ, अगर आपका ये डिबेट, हिमांशु वाजपेयी जी, ये आपका डिबेट हमेशा याद रहेगा आपको। व्यक्ति इस समाज में खुलेआम घूम सकता है, ब्राह्मणवाद को पहले लेके आए हैं, भारत को लगा रखी है, गांधी को कहा जाता है। इस देश को आजाद कराने वाले गांधी का अपमान आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप ईसा मसीह के पुतले फूकते हैं। आप देखिए इनका फूकते, सारे मिशनरी स्कूलों में लाइन लगा के पढ़ते हैं। जेपी नड्डा कहाँ पढ़े? जेपी नड्डा कौन से स्कूल के पढ़े? बताइए, जेपी नड्डा कौन से स्कूल के पढ़े? बताइए आप टीवी पे दिखा रहे थे सेंट में पटना में पढ़ा हूँ, ये मेरा स्कूल है, मेरी क्लास है, और आप बात करते हो फोर्ट से जाके मोदी जी हाथ जोड़ के आते हैं में। आप उल्टी गंगा मत बहाओ देश के अंदर। गुस्सा मत हो वरुण जी, इतना गुस्सा तो कभी आप टारगेट के विषयों पर लापरवाही पे आ गए। अरे सुनो तो, मैं ये कह रहा हूँ, इतना गुस्सा तो आपने कांग्रेस का विषय। चलिए ठीक है, सभी की बात आ गई, एक एक करके बोलिए, क्योंकि वैसे में कोई समझ में नहीं आएगी कौन क्या कुछ बोल रहा है। और एक बात ये बता दें कि अगर हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो जिस तरीके से देश में धर्म और जातिगत को लेकर के जो राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन इसी धरने पर राजनीति जा रही है, जो कि हमारे एक सभ्य समाज के लिए मुझे लगता है ये बहुत घातक साबित होगा आने वाले समय में। राजनीति को इस स्तर पर कौन लेके आया? इनका दोहरा चरित्र आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके क्रिसमस की बधाई देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट करके क्रिसमस की बधाई देते हैं, और इन्हीं के द्वारा संरचित हिंदूवादी संगठन, तथा कथित हिंदूवादी संगठन हैं। अरे ठीक है हिमांशु वाजपेयी जी, आप भी दूध के धुले नहीं हैं, सुन लीजिए। अच्छा, आप भी दूध के धुले नहीं हैं। आप कह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं, कतई नहीं कह रहे हैं किसी एक वर्ग एक विशेष समुदाय को लेकर के चलिए, आप सभी समुदाय को लेकर के चलिए ना। अगर हम राम मंदिर पर मत्था टेकेंगे, अगर हम मथुरा में मत्था टेकेंगे, काशी में मत्था टेकेंगे, तो हम भाई बाराबंकी में भी क्यों नहीं मत्था टेकेंगे? वहां भी मत्था टेकेंगे ना। और अगर आप बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं ना, एक विशेष धर्म को लेकर के जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इस बात को मान लेते हैं
क्यों नहीं आपके नेता या आपके मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब अखिलेश यादव हैं, आपके नेता क्यों नहीं भाई? आप बताइए, अयोध्या गए अभी तक, राम मंदिर के दर्शन, कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए, कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके, जो अयोध्या में पहुंचे हो और रामलला के मत्था टेके हो। आप बताइए हिमांशु वाजपेयी जी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान की पूजा हम या आप या उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू नहीं करता है क्या? अरे करता ही नहीं भाई। अगर हम देवा शरीफ जा सकते हैं, सुन लीजिए, अगर हम देवा शरीफ जा सकते हैं तो हम रामलला के मत्था क्यों नहीं टेक सकते हैं? अब आप बोलने देंगे तो जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। आप बोलने देंगे मैं जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। आप सैफई चले जाइए, हनुमान जी की मूर्ति देख लीजिए कितनी बड़ी स्थापित है। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम देख लीजिए। मथुरा में विष्णु जी का टेम्पल कितना बड़ा भव्य बन रहा है, किसने बनवाया? और मैं आपको बता दूं, हम अयोध्या भले ना गए हों, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम भगवान राम को लाए हैं। इनका आईटी सेल प्रचार कर रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इनकी हैसियत है राम को लाए हैं। हमने तो साफ पढ़ा था कि राजा दशरथ लाए थे भगवान श्री राम को, है? ये भगवान श्री राम को लेकर आए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे हमने। राम को लेकर आए हैं। ठीक है, ठीक है, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। कार सेवकों के ऊपर आपने, ठीक है शुभेंदु शेखर जी, ठीक है, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे अभी, अभी मंदिर मस्जिद पे नहीं जाएंगे। वो मैंने केवल एक बात कही है कि अगर एक जगह जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो मस्जिद में मत्था टेक सकते हैं, गुरुद्वारा में भी मत्था टेकेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक इन्होंने ठीक है शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु शेखर जी, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, आप कितना भी मुकरिए कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं कर रही है, इस बात को हम स्वीकारेंगे नहीं, कर रही है, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आने वाले देश के भविष्य के लिए वास्तव में ये बहुत बड़ा घातक साबित होगा? लगातार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आज की जो राजनीतिक स्थिति है पूरे भारत की, हर राज्यों में अलग अलग तरीके से जातिगत समीकरण बनते हैं और चुनाव जीतने के लिए ये सब चीजें आवश्यक भी हो जाती हैं। परंतु उससे पहले मैं कहता हूं कि यदि मैं ब्राह्मण हूं तो उससे पहले भारतीय हूं। पर आज इन दोनों लोगों की बातों को हमको लगता है सुनकर कि ये पहले ब्राह्मण हैं, बाद में भारतीय हैं। यही बात मैं आपके चैनल पे कस कस के कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज भी जिस बात की लड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आज के चुनाव में फिर हम जातिगण समीकरणों में सफाई फंसे हुए दीजिए हो। शुभेंदु जी, आने वाले समय सुन लीजिए भाई, आने वाले समय पर विकास पे मुकदमा होना चाहिए, ठीक है, विकास पे वोटिंग होनी चाहिए और विकास पे सरकार बननी चाहिए। तो कहाँ विकास? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप भारतीय समाज सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड हिमांशु जी, आप आपके पास आएंगे। शुभेंदु जी, आप भारतीय समाज सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप सम्मेलन के अलग अलग वर्ग के नाम क्यों दे रहे हैं? आप पहल तो कीजिए, तब आप आरोप लगाइए विपक्ष पर। आप पहल तो करिए पहले भाई। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम दूध के धुले हैं, बाकी सब जो हैं वो अपराधी हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा ना। आप पहल करिए, आप करके दिखाइए, तब माना जाएगा। हमने की है, हमने करी है। हाँ, हमने अभी भी आपके चैनल पे कहा कि अटल जी इतने महान व्यक्ति थे, इसलिए प्रधानमंत्री बने। वो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने कि वो ब्राह्मण थे। ये लोगों को ये बात जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, छोटी सी बात, तब इनका दिमाग खुलेगा। आज भी ये राजनीति ढूंढ रहे हैं उन ब्राह्मणवध में भी। इंदिरा गांधी जी यदि अच्छा काम कर रही थी, देश के लिए काम किया, तो वो इंदिरा गांधी थी, वो किसी ब्राह्मण व्यक्ति की बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो ये समाज को जो बांटने वाले लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में, और फिर जाने कितने धर्मों में, तो भारत का विकास नहीं हो सकता। ये बार-बार मेरा कहना है। मैं समझ गया, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, अवस्थी जी की बात का जवाब दे दूं, बीच में इंटरप्ट नहीं करें तो। ब्राह्मणत्व दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूं ना, अटल जी का, इंदिरा गांधी का एग्जांपल दे दिया, खुद ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी अपनी बात को कि हम धर्म जाति पे नहीं करते। तो फिर भाई आप धर्म का नाम लेके क्यों कर रहे हो इतना प्रचार? आप फिर प्रचार कर रहे हो सारा। फिर मैं बीच में नहीं बोला, आप भी ब्राह्मणत्व का परिचय दीजिए। आपको जरूरत तो उंगली उठाइए, एंकर अपने आप क्लास टीचर की जैसे आपको मौका देंगे। आप देखिए, उत्तर प्रदेश 5 राज्यों चुनावों के 4 महीने से 5 महीने से प्लानिंग जुलाई से शुरू कर दी। कभी रोहिंग्या मुसलमान, कभी ये मुसलमान। क्योंकि आप कल भी मैं भाषण सुन रहा था अमित शाह जी का टीवी के ऊपर, वो कह रहे हैं अखिलेश आ गया तो राम मंदिर नहीं बनने देगा। भाई आपको ये बातें करने की आवश्यकता क्या पड़ी भारत का गृह मंत्री को? इसका मतलब इनको डर बैठ चुका है। और मैं आपको ग्राउंड पे बता रहा हूँ, सीटें किसी की भी आए, जनता के हिसाब से आएंगी, जनता जिसको वोट देगी।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को, आज की जो भारतीय जनता पार्टी, अटल जी अडवाणी जी की बात मैं नहीं कर रहा, उसको पार्टी में डिफरेंस थी। आज की जो बीजेपी तो है नहीं, ये तो मोदी पार्टी है, मोदी सरकार है। तो इस सरकार को कोई भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि रोटी, रोजगार, महंगाई, निजीकरण से सब परेशान है। आप ये बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणों की बात क्यों नहीं? काशी विश्वनाथ किसी और जाति के अंडर में था क्या? आपने कोई गवर्नमेंट के अंडर में लेकर के बना रखे थे क्या आईएएस आरएएस डायरेक्टर? वो पूजा संचालन कर रहे थे क्या? आपने अर्नस्ट एंड यंग को क्यों दिया, विदेशी कंपनी को संचालन? आप इनकी बात को समझिए। ये नाम लेते हैं भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण तो सोच आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी की थी, जिनका अशोक चिन्ह ये हटाना चाहते हैं। अशोक चिन्ह जो है ये हटाना चाहते हैं। आप कभी भी आरएसएस की इंटरनल उसमें बॉडी में जाएंगे, इंटरनल लोगों की सोच पता करेंगे, आपको पता लग जाएगा। मैं तो बचपन से देखा हूँ, इमरजेंसी में कहां छुपते थे इनके सर, बड़े बड़े कार्य वाला, मुझे पता है, मैंने देखा है बचपन में। ठीक है, एक सवाल ले लीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात पांडे जी, आखिरी बात। ये पूंजीवाद के प्रवर्तक है, पूंजीवादी व्यवस्था। ब्राह्मणों को जो त्याग और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, उस त्यागी प्रतिमूर्ति को बाहर करना चाहती है। जब पूंजीवाद चलेगा इनके देश में, अंग्रेजों को भगाने में भी ब्राह्मणों का हाथ था। समाज को एक जो दिशा देता है वो त्यागी और ज्ञानी दे सकता है, सेक्रीफाइस करके ही दे सकता है। वो ब्राह्मणों ने किया। त्यागी और ज्ञानी जरूरी है ब्राह्मण होगा। आज ये पूंजीवाद के अंदर इतने ठीक है, आ गई बात आपकी। वरुण जी ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। ठीक है, आपने चर्चा के शुरुआती दौर में ये बात कही कि कांग्रेस के साथ जब तक ब्राह्मणों का हाथ था तब तक कांग्रेस सत्ता में काबिज रही और कांग्रेस फली फूलती रही है, और अब कांग्रेस के जो हाल हैं वो यही वजह है। बनारस में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा अब वो भी जो है भिक्षाटन मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ में आए। आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस के साथ नहीं है, नाराज है? तो अगर सत्ता में आना है तो इस वर्ग का साथ चाहिए, तो कैसे आप पर विश्वास करेगा वो? आप लाख दावे करिए, कैसे विश्वास करेगा? और अगर विश्वास नहीं करेगा तो आप ये मानते हैं कि सत्ता में कांग्रेस नहीं आ रही? देखिए पांडे जी, आपने खुद ने कहा, मैंने शुरुआत में कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई शुरुआत में, ना अवस्थी जी की हुई, ना वाजपेयी जी की खुद की पार्टी की कोई कमी माने। मैंने माना कि ब्राह्मणों को उसका उत्थान बढ़ाया भी राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में कांग्रेस ने था। जब से ब्राह्मणों को दरकिनार किया कांग्रेस ने, कांग्रेस का यश हो गया। कोई चीज मैंने भारतीय जनता पार्टी पे एप्लीकेबल करने की बात कही, इन्होंने तीनों राज्यों में ब्राह्मणों को धोखा दिया। आज देखिएगा, अगर ये बदमाशी बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी से चुनाव होगा, भला ये कितना ही विज्ञापन दे लें, कितना ही पैसा खर्च कर ले जनता का उसमें, उसके बाद भी ये नहीं जीतेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में चैनल के ये चुनाव हो जाएगा, दोबारा बैठेंगे वरुण जी। आप में फिर मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, मोदी जी जब जीत के आए थे, उसके साल 2 साल में पूरे हिंदुस्तान में भगवा भगवा के नक्शे छपते थे अखबारों की, सारी स्टेट्स भगवा हो गई। उसके बाद सब जगह साफ हो गए, कांग्रेस के तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई। अब वो तो राजनीति में आप दुष्टता करो या सज्जनता करो, ये तो जनता देखती है। आपके पास खुद का कोई सामान नहीं है। एक सीट तो सरकार गिरा दी थी, तब आप कहाँ थे? इंदिरा गांधी जी ने जब चरण सिंह की सरकार गिरा दी थी, तब कहाँ थे आप? मोदी जी योगी आदित्यनाथ की परिपाटी है, अटल जी अडवाणी जी की परिपाटी नहीं जो आप कर रहे हो। मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने ब्राह्मणों को अपने साथ नहीं लिया उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, स्वीकार रहे हैं, ब्राह्मणों ने अपने साथ नहीं लिया तो कांग्रेस की जो कांग्रेस सोच रही है उतनी सीटें नहीं आएंगी, मैं आज बता देता हूं आप। चलिए देखिए शुभेंदु जी, कितनी अच्छी बात है कि वरुण पुरोहित जी कम से कम इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। जो कांग्रेस जो ख्वाब देख रही है के ऊपर, ये वरुण पुरोहित जी के ऊपर ब्राह्मण वाला भूत चढ़ा हुआ है इस समय, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने ब्राह्मण आपके लिए, ओहो ये भगवान क्षमा करिएगा अवस्थी जी। ठीक है, आपके पास आएंगे हिमांशु वाजपेयी जी। आप भी जो है लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन चला रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का एक अलग पूरा पैनल खड़ा कर दिया आपने। तो जो आपके विधायक हैं रायबरेली के ऊंचाहार से मनोज पांडे, उसको देख रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप पर टैग लगा हुआ है पहले से, वो टैग कैसे हटा पाएंगे और कैसे आप पर लोग विश्वास कर पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। अब भी अवस्थी जी, चूंकि आज हम लोग ब्राह्मण बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो अवस्थी जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। ये शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगली बात मैं आपसे कहता हूं कि अवस्थी जी ने कहा कि सबसे पहले वो भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं।
हम ये बात स्वीकार करते हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कही कि विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। सर, हम तो हमेशा से कहते हैं कि आप विकास के मुद्दों पे बात करिए, जनता के मुद्दों पे बात करिए। मंदिरों के पीछे कौन भागता है? आप मुझे जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान के पीछे कौन छिपता है? चाइना के पीछे कौन छिपता है? आज देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां करते घूम रहे हैं, कहीं भी महंगाई का जिक्र करते हैं, कहीं भी इस प्रदेश की, इस देश की जनता को यह बताने का प्रयास करते हैं कि महंगाई क्यों है और हम किस प्रकार इसको कम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या चना और तेल लेने के लिए सिर्फ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर ही है? क्या इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं गरीब नहीं है जो महंगाई से जूझ रहा है या संघर्ष कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में ही गरीबी आपको दिख रही है आज? हम तो स्वयं कह रहे हैं, बेरोजगारी पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाइए, स्वागत है। आप मथुरा का भव्य मंदिर बनाइए, स्वागत है। लेकिन उन स्थानों पर जाने के लिए इस देश का गरीब किराया कहां से लाएगा, ये भी तो व्यवस्था करिए, इसकी भी तो विचार करिए। आप इतनी महंगाई वाजपेयी जी रेल को प्राइवेट कर दी, इतनी महंगाई आप देश के अंदर कर देंगे, रेल आप प्राइवेट कर देंगे, वो अपने मनमाना किराए लेंगे और गरीब। अरे वो ठीक है भाई, वो आरोप आप लगाते रहते हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, हमारा सवाल ये नहीं था। हमारा सवाल ये है कि जो आप पर टैग लगा है, उस टैग को आप पहले छुटाएंगे कैसे? और दूसरी बात, जिन लोगों को आप अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आप पर विश्वास करेंगे कैसे? आप अवस्थी जी की सीट मत लीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। हम भी हिमांशु वाजपेयी जी, अवस्थी जी की सुन लीजिए अवस्थी जी की सीट, अरे सुन लीजिए भाई, अरे प्रभु सुन लीजिए, अवस्थी जी की सीट लेनी है या नहीं लेनी है, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे ना। हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल पूछ रहे हैं और आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आप गोल गोल मत भटकाइए। हमने आपसे, आपके लिए सवाल पूछा, आप फिर वही रोने लगे बीजेपी पर। नहीं, आप फिर रोने लगे। अरे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। आप सवाल पूछ के देखिए, हमने ये पूछा, हमने आपकी पार्टी की बात की। अभी हमने वरुण जी से सीखिए, हिमांशु जी, वरुण जी ने कितनी सलीके से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, स्वीकारा। मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, आप बीजेपी पे चले गए कि बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। हम तो प्रबुद्ध सम्मेलन चला रहे हैं, हम तो प्रबुद्ध सभा चला रहे हैं और पहले दिन से चला रहे हैं। मैंने आपसे कहा, जिस दिन रायबरेली के अंदर 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाकर मारा गया था, हम उस दिन योगी सरकार की तीसरा दिन किया है। हम पानी पर मैं स्वयं बैठा था, जीपीओ पर मैं स्वयं धरने में। उसके बाद लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। अभी गोरखपुर के अंदर एक अमन त्रिपाठी बच्चे की हत्या हुई अपहरण के बाद, हमने वहां भी आवाज उठाई। वहां भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता उनके परिवार से मिले, उनकी मां से मिले, उनके पिताजी से मिले, बच्चे को श्रद्धांजलि भी दी। इनका क्या रवैया था? जब उसके पिता ने न्याय की मांग करी तो इनकी पुलिस ने पिता। चलिए ठीक है, सभी लोग साथ देने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अब ब्राह्मणों को अपने पाले में राजनीतिक दल लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी देखने वाले कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण का हाथ आखिर किसके साथ होगा। लेकिन एक बात फिर यही कहूंगा कि जिस तरीके से जो ये सियासी समीकरण जो साधने की कोशिश जाति और विशेष धर्म संप्रदाय को लेकर के चला जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, ये आने वाले समय के लिए बेहद घातक साबित हो सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।